नमस्कार। बजट आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और हर बार की तरह इस बार भी एक ही सवाल, क्या ये बजट आपकी सैलरी, आपकी सेविंग और आपके निवेश को वाकई आसान बनाएगा? टैक्स स्लैब से लेकर रिटायरमेंट प्लानिंग तक, डिविडेंड से लेकर मेडिकल इंश्योरेंस तक, आज का निवेशक सिर्फ रिटर्न नहीं चाहता, स्पष्टता, स्थिरता और इंसाफ चाहता है। इस खास 24 मिनट के प्री बजट शो में हम बात करेंगे उन बदलावों की जो कागजों पर नहीं, जिंदगी में असर डालते हैं। और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गई हैं। हमारे साथ है किंजल बूटा, ये सीए हैं, एडवोकेट हैं। कविता मेनन, फाउंडर, ये हमारे साथ फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर जुड़ी हैं और प्रॉपर्टीज की फाउंडर भी हैं। और सवाल सीधे होंगे, जवाब निवेशक के काम के होंगे, क्योंकि बजट सिर्फ सरकार का नहीं, आपका भी है और उस पर निर्भर भी करता है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और चलिए, टैक्स रेट और टैक्स रेट पर भरोसा, ये सवाल दोनों के लिए होगा। शुरुआत किंजल कर सकती हैं जवाब के साथ। तो सरकार कहती है टैक्स रेट कम है, टैक्स बेस बढ़ाना है, लेकिन आम टैक्स पेयर कहता है मुझे रेट से ज्यादा डर नोटिस का है। तो सवाल दोनों से है, आज भारत में टैक्स की सबसे बड़ी समस्या क्या होगी किंजल? रेट, नियम या रूल का डर? डिडक्शंस जो भी टैक्स रेट्स में बता रहे हैं, वो काफी हद तक टैक्स रेट्स रिडक्शन हो चुके हैं लास्ट ईयर के बजट में। तो काफी जो दिक्कत थी टैक्स रेट की, जो मांग थी स्मॉल या जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स की, वो काफी हद तक सरकार ने सुनी है और टैक्स लेवरेज को काफी हद तक रिडक्शन किया है और उससे लोग संतुष्ट रहे हैं। आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या ये है कि टैक्स में अभी एक स्थिरता और ईज ऑफ कंप्लायंस सबसे जरूरी है। तो करदाताओं को टैक्स रेट से ज्यादा चिंता अनिश्चितता से है, और जो नोटिस कल्चर है, इतने सारे नोटिसेस आने लगे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। टैक्स में मिसमैच हो जाते हैं, आपके एआईएस में मिसमैच हो जाते हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर्स है तो फिर दूसरे जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए आपको नोटिस आ जाती है। तो ये सारी जो छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको नोटिस आ जाती है, उससे जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं वो काफी चिंतित रहते हैं। तो एक हमें जो चाहिए सरकार से अभी, वो है एक मजबूत ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जो तेजी से काम करने वाला हो और जिसमें समय के हिसाब से समय युक्त समाधान जो टैक्स पेयर्स या करदाताओं को दे सके। अगर हमारे करदाता भरोसा कर पाएंगे कि उनकी शिकायत सुनी जाएगी, तो कंप्लायंस तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो अभी हमको स्टेबिलिटी और ईज ऑफ कंप्लायंस की जरूरत है, हमको टैक्स रेट्स में चेंज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बिल्कुल। कविता, ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म करने का ऑलमोस्ट समय आ ही गया है। सरकार धीरे धीरे न्यू टैक्स रिजीम की तरफ सभी को धकेल रही है और काफी हद तक ऑनबोर्डिंग हो भी गई है। क्या आप समय आ गया है कि इसको पूरी तरह से निपटा दिया जाए? लेकिन इसको लेकर मिडिल क्लास में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो देखिए, होम लोन ले रखा है तो छूट वहाँ पर पुराने टैक्स रिजीम में आपको मिल जाती है। बहुत सारी ऐसी रियायतें हैं जहाँ पर आप ओल्ड टैक्स रिजीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। कविता, इससे उनका कंफ्यूजन और बढ़ेगा उसको ख़त्म कर देने से, फेज आउट करने से पूरी तरह, या आपको लगता है कि वो और फंसा हुआ महसूस करेंगे? क्योंकि नए टैक्स रिजीम में ऐसा कुछ है नहीं, एक फोर्स डिसिप्लिन भी आपको मिलता था कविता, वो भी चला जाएगा पूरी तरीके से। कविता, बिल्कुल सही कहा आपने। जो पुराना रजीम है उसमें काफी सारे डिडक्शंस ऐसे हैं जो एनकरेज करते हैं इन्वेस्टर्स को लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करने के लिए। एक डिसिप्लिन आ जाता है। आपको हाउसिंग लोन के अगेंस्ट डिडक्शन मिलता है, भले ये बहुत, अब सच में बोले तो अभी बहुत कम लगता है। 1.5 लाख का डिडक्शन, वो भी बहुत ही कम लगता है। बट है तो सही, छोटे जो सैलरी लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट करता है। तो मेरे हिसाब से ओल्ड रजीम का जाना, सच में बोले तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होने के तौर पे मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि जो कंपल्सरी सेविंग्स पहले, तो एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक अनुशासन लाने के लिए एटीसी के बेनिफिट्स बहुत ही अच्छा एक काम कर रहे थे इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा, आपका इनकम बढ़ता है तो आप देखेंगे कि ये सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद आप नए रेजिम में ही ज्यादा बेटर होंगे, माने कि आप कम टैक्सेस दोगे। तो
अगर सरकार डिडक्शंस को कम करके फेज आउट ही कर रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि जो कंपलसरी सेविंग्स पहले होती थी वो बिल्कुल जीरो के हिसाब हो जाएंगे। तो हमको कुछ और ही करना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स का पैसा रूट करें इनटू लॉन्गर टर्म एसेट्स। अब आप सोचो जरा, पहले ऐसा था कि इक्विटी में ईएलएसएस के अंदर 3 साल का लॉक इन हुआ करता था कंपलसरी, तो इन्वेस्टर्स रहते ही थे 3 साल के लिए। आज वो ईएलएसएस का कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि वो आप अगर नए रेजिम में है तो आपको ईएलएसएस की जरूरत नहीं है। आप जब ईएलएसएस नहीं कर रहे हो, आप साधारण म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो, तो आपके तो बटन एक प्रेस करने पे आप एग्जिट और निकल जाते हो, सेल कर दोगे, एसआईपी स्टॉप कर दोगे। तो ये सारी चीजें एटीसी में बहुत बेनिफिशियल थी कि इन्वेस्टर्स लंबे टाइम तक अच्छे एसेट्स में बने रहते थे। तो मुझे तो चाहिए कि 80 बेनिफिट्स को बढ़ाएं, उसके जो लिमिट्स हैं उनको बढ़ाएं, और ओल्ड रिजिम को भी साइड बाय साइड एनकरेज करें। बिल्कुल नहीं, अगला सवाल किंजल यही है मेरा आपसे, क्योंकि सरकार, अब ये बताइएगा कि निवेशकों से आखिर क्या चाहती है। कविता ने भी सही हाईलाइट किया है, क्योंकि निवेश करने की ओर उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। निवेशकों को एक तरफ सरकार कहती है कि लॉन्ग टर्म निवेश कीजिए, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल्स पर टैक्स बढ़ता गया। असल में सरकार क्या कह रही है यहाँ पर निवेशकों से, पैसा लगाएं या खर्च कर दें? किंजल। कविता, आपकी बात एकदम बराबर है। कुछ मिक्स सिग्नल्स भी आ रहे हैं। हम रिजीम की बात करें तो न्यू रिजीम लाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन ये भी था कि काफी सारे डिडक्शंस जो हमारे ओल्ड रिजीम में थे, काफी सारे डेड डिडक्शंस भी थे। जब भी मैं सहमत हूं कि 80C है, 80D है, या 2-3 ऐसे डिडक्शंस है जिसमें काफी बेनिफिट हो पाते थे, लेकिन काफी सारे ऐसे भी डेड डिडक्शंस थे जो निकालना बहुत जरूरी था, बिकॉज हमारा जो टैक्स लॉ है वो लंबा ही होता जा रहा था। तो उसकी वजह से न्यू टैक्स रिजिम को लाया गया था। उससे काफी डिस्पोजेबल इनकम हाथ में आई है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये जो डिस्पोजेबल हाथ में है इनकम, वो सारी की सारी आप खर्च कर दो। तो मैं सहमत हूँ कविता जी से कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा प्रयोग भी लाना चाहिए जिसमें हम थोड़ी कंपलसरी सेविंग लाए। खास करके 80C के बारे में उन्होंने काफी वो नए हाईलाइट कर एडिशंस चुके फिर हैं। क्या होने चाहिए इसमें किंजल? कविता, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो है मेडिकल कवरेज, जो है 80D का डिडक्शन जो हमको मिलता था, ये जो बेसिक डिडक्शन है वो शामिल करना बेहद जरूरी है। एक औसत मिडिल क्लास परिवार आज 30-40 या इवन हायर मिडिल क्लास अगर हम देख ले तो 50,000 के आसपास मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देता है। अगर 80D को हम पूरी तरह से हटा देते हैं और ओल्ड टैक्स रिजिम भी अगर हट जाता है, तो लोग बीमा लेना ही बंद कर सकते हैं, जो लंबे समय के लिए अपनी कंट्री के स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दबाव डाल सकता है। तो यह डिडक्शन बचत के साथ साथ जिम्मेदार खर्च को भी प्रोत्साहित करता है। तो ये 80D का डिडक्शन मुझे लगता है कि ये न्यू टैक्स रिजिम में वापस लाना चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी उन्होंने एक एग्जेम्पशन दिया है नए टैक्स रिजिम में, वैसे 80D एक मेडिकल प्रीमियम कवरेज है। सिंस इंडिया मेडिकल कवर नहीं करती है और नहीं कर पाती है फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ये सेल्फ बचत करना बहुत जरूरी है फॉर कवरिंग योर मेडिकल एक्सपेंसेस। तो ये आई थिंक इनमें इंक्लूड करना चाहिए न्यू टैक्स रिजीम में। बिल्कुल बिल्कुल। अब कविता भी पैनल पर है हमारे साथ, और ये भी एक प्रोफेशनल ही है। तो किंजल, डॉक्टर्स हुए, कंसल्टेंट हुए, क्रिएटिव प्रोफेशनल हुए, सबकी इनकम बढ़ी है, लेकिन लिमिट अभी भी यहाँ पर 75 लाख ही है। क्या इससे 1 करोड़ करना और ज्यादा प्रोफेशनल्स को शामिल करना ईमानदार टैक्स पेयर्स को राहत नहीं देगा? ये आपने बहुत पते की बात की है। तो आप बात कर रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम की। अभी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है जो छोटे बिजनेसेस के लिए है, या हम बोल सकते हैं एमएसएमई सेक्टर को जो अफेक्ट करता है, तो जैसे हमारी जो एक लिमिट थी बिजनेस के लिए, वो लिमिट वो लोग ने 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, 3 करोड़ तक अभी बढ़ा दी है। लेकिन जब भी हम अगर प्रोफेशनल्स की बात करें तो प्रोफेशनल्स के जो इंक्रीज हुई है वो सिर्फ 50 से 75 लाख हुई है अभी तक। अभी उसमें भी एक प्रॉब्लम है, एरिया वो है कि वो प्रोफेशंस जो उसमें इंक्लूड किए हैं, वो हमारे जो पुराने प्रोफेशंस है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, या आईटी प्रोफेशनल्स है, वही सब इंक्लूडेड है। काफी कम प्रोफेशंस, आप गिन चुन के 10 से 12 प्रोफेशंस उसके अंदर लिस्टेड है। आई थिंक जिस तरह से हमारी जो चेंजेस आ रही है, पढ़ाई के सिस्टम में जो चेंजेस आ रही है, काफी नए प्रोफेशनल परसुइट्स चालू हो गए हैं।
काफी सारे यूथ नए प्रोफेशंस में भी शामिल हो रहे हैं। तो इसमें एक जरूरत है कि हम प्रोफेशनल की जो दायरा है, जिसमें हम नए नए प्रोफेशंस को इंक्लूड करें। और डेफिनेटली इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए 75 लाख की जो लिमिट है, उनको एटलीस्ट 1 करोड़ तक बढ़ाना, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप रहेगा। इससे छोटे प्रोफेशंस को ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ये है कि अगर आप वो दायरे में आते हैं, अगर आपका टर्नओवर उसके अंदर है, आपको वॉलेंट्री ही परसेंटेज बेसिस के 50% के हिसाब से आपको टैक्स रेट पे करना है, प्रॉफिट के हिसाब से, और आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने हैं। तो ये छोटे प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप हो जाएगा और अपने आप वॉलेंट्री कंप्लायंस बढ़ने लगेगा। एब्सोल्युटली कविता, अब देखिए यहाँ पर टैक्स बेस जो बढ़ाने को लेकर सरकार कदम आगे बढ़ा रही है, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो शामिल कर सकती है। बट हम क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के नज़रिए से भी अब तक टैक्स इन्वेस्टमेंट्स को समझते आते थे, जो कि अब न्यू टैक्स रिजीम में हमें होता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर हम नई टैक्स रिजीम में, जैसा कि शुरुआत में आपने कहा कि लोगों को पैसा बचाने के भी और आपको ऑप्शंस देने चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम देख रहे थे कि हमें एटीसी या बाकी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत मिल रहे थे, वो पूरी तरह से अब बिना किसी मकसद के हो गए हैं। लोगों ने पैसा भी निकालना शुरू कर दिया अगर उनकी लॉक इन के टाइमिंग्स पूरे हो चुके हैं तो, क्योंकि वो नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं। अब ऐसे में टैक्स बेस भी बढ़े और आपके इन्वेस्टर्स भी बढ़े, ये दोनों को निशाना आप एक तीर से कैसे मार सकते हैं? तो ये तो थोड़ा पॉलिटिकल भी हो जाएगा, बट आई कैन टेल यू, ये सिर्फ तब हो पाएगा जब हम बहुत सारे एग्जेम्प्ट इनकम को नेट में लेके आए। अब जब मैं ये बोल रही हूँ, इसका मतलब ये होता है जैसे एग्रीकल्चरल इनकम होता है जो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। हमारे कंट्री में 70% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चरल पे होते हैं, एंड मेनी ऑफ देम उसी के इनकम से वो काफी HNI बन चुके हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बन चुके हैं। इनको टैक्स नेट पे लाइए, ये काफी बड़ा बेस है। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में हो तो आप बिल्कुल इनकम नहीं है आपके पास या टैक्सेबल इनकम नहीं है। अगर ये एक स्टेप भी लिया जाए तो मुझे लगता है कि काफी फर्क पड़ेगा। आप उसकी लिमिट्स बढ़ा सकते हैं, आप एक एक लेवल लेके आइए कि इतने इनकम के ऊपर अगर आपका है, एक एक लिमिट के ऊपर आपका इनकम है तो आप एग्रीकल्चरल इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप लोअर टैक्स पे चालू कीजिए, बट कुछ तो शुरू कीजिए, क्योंकि बेस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सारे टाइप्स ऑफ इनकम को अंदर ले आए। आज के दिन पे सैलरीड इंसान और बिजनेस वाला दोनों ही टैक्सेस दे रहे हैं, बट उसके बाद भी काफी सारे टाइप्स ऑफ इनकम है, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, इसको भी आप इंक्लूड कर दो तो काफी बेस बढ़ जाएगा। आई एम नॉट श्योर अगर किंजल मेरे साथ एग्री करेंगी, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नहीं, बिल्कुल। क्या कहती हैं आप किंजल? मैं अग्री करती हूँ, जो उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मूव है एक्चुअली, क्योंकि एग्रीकल्चर अपना मेजर इनकम है। लेकिन उसके अलावा मुझे जो लगता है कि काफी सारे जो सरकार कर रही है, काफी सारी जो चीजें कर रही है लास्ट 2-3 साल में, जो हम देख रहे हैं कि सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस काफी इंक्रीज हो रहे हैं। नॉन कंप्लायंस रिलेटेड जो है, जिन्होंने रिटर्न्स नहीं फाइल किए, उनको भी काफी तादाद में नोटिसेस आ रही है। तो ये जो 2-3 साल में हम जो प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन देख रहे हैं, वो भी टैक्स बेस को काफी बढ़ा रही है। लेकिन मैं जरूर मानती हूँ, हम इकोनॉमिक सर्वे की भी बात कर रहे हैं, मैं कल पढ़ रही थी जब इकोनॉमिक सर्वे आया कि नॉन कॉर्पोरेट टैक्स सेक्टर में से काफी पॉजिटिव और स्टेबल टैक्स रिकवरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि अभी ये टाइम है कि हम पर्सनल टैक्स पेयर्स और जो MSME सेक्टर है, उन पे टैक्स का प्रेशर या दबाव ना डालें, और हम दूसरे तरीके ढूंढे जिससे हमारा टैक्स बेस इंक्रीज हो। तो जो स्टेप है कि हमारे जो नॉन टैक्स पेयर्स है या नॉन टैक्स रिटर्न फाइलर्स है, उनको जो टारगेट कर रहे हैं, या जो इलेजिटिमेट क्लेम्स है उनको टारगेट कर रहे हैं, काफी सारी नोटिसेस ब्लैक मनी एक्ट या फॉरेन डिस्क्लोजर्स के ऊपर भी आ रही है। तो ये सारी जो एक्शंस ली जा रही है, वो एक राइट डायरेक्शन में एक्शन ली जा रही है, और ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म में हमको उनके फायदे देखने मिलेंगे। जो टैक्स बेस इंक्रीज होना चाहिए वो ग्रेजुअली हो रहा है।
सो ये काफी सारे मिले जुले उपाय सोचने पड़ेंगे, तभी वो टैक्स बेस इंक्रीज होगा। और टैक्स बेस ऐसी एक चीज है जो मैं मानती हूँ जो 1 या 2 साल में नहीं हो पाएगी, उसके लिए आपको एक डिकेड पकड़ना पड़ेगा, लेकिन वो चालू हो चुका है और ग्रेजुअली हम देख पा रहे हैं कि टैक्स बेस इंक्रीज हो रहा है। महिलाओं की बात करते हैं। यहाँ पर महिलाएं देखिए आज कमा रही हैं, निवेश कर रही है, लेकिन टैक्स सिस्टम अभी भी परिवार को एक यूनिट मानता है। क्या बजट में महिला निवेशकों और टैक्स पेयर्स को अलग अलग लेंस से देखने की जरूरत है? कविता। मुझे नहीं लगता कि अलग से देखने की जरूरत है। अब हाल ही में ऐसे न्यूज में आ रहा था कि आप जॉइंट फैमिली टैक्सेस, फैमिली यूनिट के बेसिस पे आप टैक्सेस को कैलकुलेट करें, विच इज गुड, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इंडियन फैमिलीज में जनरली आप एक 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 बंदा होगा जो कमा रहा है एंड 4 होंगे जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या होता है, अगर आप जॉइंट फैमिली में, आपका टोटल टैक्स कम हो सकता है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये वॉलेंटरी होना चाहिए, इट कैन नॉट बी कंपल्सरी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो विमेन ऑफ इंडिया है वो बहुत ही टाइम से स्ट्रगल कर रही हैं टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग, है ना। तो उनके लिए ये नहीं होना चाहिए कि हम कंपल्सरीली हमारे हस्बैंड के साथ हमारे फाइनेंसेस को ज्वाइन करके टैक्सेस पे करें। ये एक वॉलेंटरी बेसिस पे अगर फैमिली यूनिट बन के अगर टैक्स फाइल करती है और उनको कम टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो उनको ये चॉइस देना चाहिए कि फैमिली यूनिट बन के टैक्स दे। ये बहुत ही अच्छा स्टेप होगा, अगर ये सच में आने वाला है तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि कपल्स को लेके, कपल टैक्स को लेकर किंजल कुछ क्लैरिटी यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी? ये कितना मुमकिन होगा? मैं बिल्कुल सहमत हूँ कविता से। मुझे ये लगता है कि ये कपल टैक्स देखिए, जितने हम कम कैटेगरीज करें टैक्स पेयर्स के, उतना ही टैक्स पेयर सिस्टम और एफिशिएंट और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। हम जब बात कर रहे थे ओल्ड टैक्स रिजीम की, हमारे पास पहले आपको पता है कि हमारे पास पहले एक डिफरेंट टैक्स रेट होता था फॉर वुमेन टैक्स पेयर्स। हमारे पास एक डिफरेंट टैक्स स्लैब रेट होता था फॉर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। वो ग्रेजुअली वीन ऑफ करने के लिए ही एक नया सिस्टम लेकर आए थे कि हम सारे टैक्स पेयर्स को, सारे पर्सनल टैक्स पेयर्स को हम एक ही दायरे में डालते हैं। आई थिंक वुमेन टैक्स पेयर्स के लिए स्पेसिफिकली टैक्स में राहत की कोई जरूरत नहीं है। जो इक्वालिटी चाहिए वो मैक्रो लेवल पे चाहिए। इक्वालिटी जो चाहिए वो एक अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी चाहिए। टैक्स पेमेंट में कोई इक्वालिटी की जरूरत नहीं है, वो टैक्स सिस्टम को और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगी। लेकिन उसके साथ आई थिंक रादर देन टैक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हस्बैंड एंड वाइफ जो कपल है वो जो जॉइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे जो टैक्स सिंप्लिसिटी लानी है या जो स्टेबिलिटी लानी है कि आप कैसे उनकी इनकम को टैक्स करते हैं या कैसे उनको डिस्क्लोजर में लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज एक लास्ट 2-3 साल से, जब से हमारे पास 26AS आ गया है, जब से AIS और TIS सिस्टम्स आ गए हैं, आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है वो आपके सिस्टम पे, आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे दिखाई देती है। अभी उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि काफी ज्यादा हस्बैंड और वाइफ जो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लीजिए या इन्वेस्टमेंट के ले लीजिए या इवन फिक्स डिपॉजिट या बैंक अकाउंट के ले लीजिए, जो हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन है, जहां पे इट इज कॉमन बिटवीन बोथ द कपल टू हैव इट, वो जो है वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड जो है वो आई थिंक स्टेबिलिटी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारी नोटिसेस वहीं से इश्यू होती है, वहीं से जर्मिनेट होती है। एक ही इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों हस्बैंड और वाइफ को सोर्स पूछा जाता है, दोनों को टैक्स स्क्रूटनी के अंडर जाना पड़ता है, और वो इंक्रीज ऑफ टाइम, एफर्ट्स और रिसोर्सेज सब कुछ हो जाता है गवर्नमेंट के लिए और टैक्स पेयर्स दोनों के लिए। तो वहां पे जो आई थिंक डेड ब्लॉक्स है कि जहां पे आप एक रिकॉग्नाइज करो कि इंडियन सोसाइटी में जॉइंट अकाउंट होल्डिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डुप्लीकेशन को कैसे इरेडिकेट करे, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन एक नया स्ट्रीम ऑफ टैक्स लेकर आए फॉर टैक्स पेयर्स। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कविता, मैं यहाँ पे जी एक जी और कविता बात जी। कहना चाहूंगी। जी तो जो किंजल बोल रही हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे काफी सारे इन्वेस्टर्स को इससे जो दिक्कत हो रही है, ये तो बहुत ही ज्यादा ही तकलीफदायक है।
उनको इनकम टैक्स ऑफिसर से नोटिसेस आती हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिनको पता ही नहीं कि ये कहाँ से आई है, फिर पता चलता है कि ये तो सेकंड होल्डर है, सेकंड होल्डर होके भी वो उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही हैं। और फिर ये जो फॉलो अप का जो प्रोसेस है वो बहुत एकदम सीधा साधा नहीं है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टाइम लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एफर्ट्स लगती हैं, और कभी कभी इतने सालों तक लगती, एक के बाद और वही चीज वापस साल पे साल आते रहता है, वही क्वेरी वापस वापस आते रहता है, और क्लाइंट्स को बहुत इससे दिक्कत हो रही है। ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करना पड़ेगा, और मुझे लगता है ये टेक इश्यू है। किंजल, मुझे तो लगता है कि टेक इश्यू है और टेक से सॉल्व भी होना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन चलिए अब यहाँ पर कुछ झटपट सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। किंजल, आप दोनों से सेम सवाल करूंगी मैं। पहले आपसे किंजल, अगर आपको एक टैक्स कानून हटाने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा? आई थिंक एक अगर आप मुझे देते हैं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पर्सनल टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछे तो बहुत टाइम से एक जो प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस है या पीनल प्रोविजंस है, अगर आप टैक्स पेयर पे बोलते हैं तो वो सारे डिक्रिमिनलाइज होने चाहिए। अभी क्या हो रहा है ना कविता जी की, अगर हमारे कोई भी अगर डीले हो रहे हैं, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में डीले हो रहे हैं, अभी ये पावर्स है गवर्नमेंट के पास कि आपकी जो प्रोसीडिंग्स है, अगर आप फाइल भी कर रहे हैं, आप सिविल से डायरेक्ट क्रिमिनल में चले जाते हैं, आपको डायरेक्टली आप इनकम टैक्स लॉ से बाहर निकल के क्रिमिनल लॉ में जाते हैं। मुझे लगता है अभी हम ये दायरे में आ गए हैं कि हमारा टैक्स बेस एक्सपांड हो चुका है। गवर्नमेंट खुद रिकॉग्नाइज कर रही है इकोनॉमिक सर्वे में कि नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर से काफी सारे कलेक्शन हो रहे हैं। तो ये एक टाइम है जब हम रिवॉर्ड करें टैक्स पेयर्स को रादर देन उनको पनिश करें। तो जो प्यूनिटिव सिस्टम है या जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स वो अबॉलिश कर देनी चाहिए। जब भी हम बोल रहे हैं कि आप पेनल्टी लगा दीजिए फॉर नॉन फाइलिंग, वो एक अलग बात होती है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस है वो कंप्लीटली इरेडिकेट कर देनी चाहिए, बिकॉज हम वो सिस्टम से अभी काफी आगे आ चुके हैं और अभी उसकी जरूरत नहीं लगती है। कविता? मैं बताऊं, मुझे तो सबसे ज्यादा खटकता है ये टैक्स है कॉर्पोरेट के ऊपर, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, डिविडेंड पे टैक्स लगता है, और जो बायबैक पे टैक्स लगता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए सच में बहुत भारी है, क्योंकि एज मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर शेयर होल्डर है कंपनी के, तो कंपनी तो चलो एक एंटिटी होके 25% टैक्स दे देती है। उसके बाद मान लीजिए जो पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट करे, प्रॉफिट्स टैक्स पे करने के बाद, प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होता है और शेयर होल्डर के हाथ में आता है, फिर से टैक्स होता है, एक डबल टैक्सेशन होता है डिविडेंड्स जब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो। वो तो है ही, और अगर बायबैक का रास्ता अपनाए तो भी वही टैक्स वापस लगता है। लिटरली शेयर होल्डर आप अगर हैं तो आपका टैक्सेशन 45% से लेके 55% तक हो सकता है अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो। ये अच्छी बात नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इसकी वजह से कंपनियों ने डिविडेंड देना बंद कर दिया, बायबैक्स करना कम कर दिया है। तो ये रिसोर्स एलोकेशन के अगर देखा जाए तो ये बराबर नहीं हो रहा है, कंपनीज प्रॉपरली एलोकेट नहीं कर पा रही है, इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है अगर मैं एक लॉ निकाल दूं, एक टैक्सेशन निकाल सकती हूँ, और अगर मैं रेकमेंड कर सकती हूँ तो ये होगा कि भाई आप प्लीज डबल टैक्सेशन निकाल दीजिए फ्रॉम कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर कुल मिला के हमने कोशिश की ओवरऑल समझने की कि क्या कुछ किया जा सकता है। अभी अगर वित्त मंत्री साहिबा के पिटारे से क्या निकल कर आता है ये हमें देखना होगा, लेकिन बजट तो हर साल आता है, उम्मीदें भी हर साल आती हैं, लेकिन असली सवाल यही रहता है कि क्या ये बजट टैक्स पेयर को सिर्फ रेवेन्यू का जरिया मानता है या इकोनॉमी का पार्टनर। तो आज की चर्चा में इतना साफ है कि निवेशक को छूट नहीं, स्पष्टता चाहिए, टैक्स यहाँ पर कम नहीं, स्थिरता चाहिए इस मामले में, और सिस्टम से डर नहीं, भरोसा चाहिए। अगर ये बजट सेविंग, निवेश, ईमानदार, कंप्लायंस को आसान बनाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो वही बजट मिडिल क्लास के लिए यादगार भी होगा, और हम इस बजट को सिर्फ सुनेंगे नहीं, समझेंगे, परखेंगे और आप तक उसका असर भी पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल प्री बजट स्पेशल को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का जुड़ी और इतने आसान भाषा में समझाया कि क्या है और क्या कुछ होना चाहिए।
और तमाम दर्शकों को बजट के बाद फिर मिलेंगे यही देखने के लिए कि वादे हेडलाइन बने हैं या हकीकत। नमस्कार।